सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु दुबे। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत इन दोनों जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसी पर हम बात करते हैं। इसी क्रम में आज हमारी बातचीत बहुप्रतीक्षित कांग्रेस कार्य समिति के गठन को लेकर है। कांग्रेस अपने आए पुराने दौर को वापस लाने के लिए प्रयत्नशील है। कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, पर वर्तमान बहुत स्याह है। भविष्य को लेकर उम्मीद रहे, इसके लिए कांग्रेस खासी कवायद कर रही है। इसी क्रम में उदयपुर में एक बैठक की थी, उसका नाम दिया था चिंतन शिविर। बहुत सारे फैसले उसमें कांग्रेस ने लिए थे और उन्हीं फैसलों के अंतर्गत मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक नया अध्यक्ष भी पार्टी को मिला, जो गांधी परिवार से बाहर का था। इसके बाद रायपुर में महाधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें भी तमाम फैसले लिए गए। उस तमाम फैसलों के बिना पर यह उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस की नई कार्य समिति गठित होगी और वो कांग्रेस की कार्य समिति एकदम नए स्वरूप में होगी। जो फैसले लिए गए थे उस फैसलों में दो बड़े महत्वपूर्ण फैसले थे। पहला फैसला यह था कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का पालन किया जाएगा और दूसरा फैसला यह था कि संगठन में जितने भी पद होंगे उनमें 50% पद युवाओं के लिए आरक्षित होंगे, अर्थात उसमें 50% 50 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को जगह दी जाएगी। इसके आधार पर बड़ी उम्मीद जगी थी कि अब कांग्रेस में जो कुछ भी होगा वो युवा ऊर्जा से लबरेज रहेगा। पर 6 महीने बाद जब 2 दिन पहले कांग्रेस की कार्य समिति घोषित हुई तो वो तमाम फैसले, सिद्धांत, नियम, कायदे, कानून कहां गुम हो गए पता नहीं चल रहा। कांग्रेस कार्य समिति का विस्तार कर दिया गया है। पहले जो 23 सदस्यीय कार्य समिति थी वो कार्य समिति अब 39 सदस्यीय हो गई। 39 सदस्यीय कार्य समिति में पुरानी कार्य समिति के 21 चेहरे यथावत हैं, साथ में कुछ नए चेहरे भी जोड़ लिए गए। लेकिन अचंभे की बात यह है कि उन 39 सदस्यों में कुल 3 सदस्य ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। उनमें पहला नाम सचिन पायलट का, दूसरा नाम गौरव गोगोई का और तीसरा नाम मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कमलेश्वर पटेल का, जो 49 साल के हो चुके हैं। किसी भी महीने में 50 साल के पूरे हो जाएंगे और इस दायरे से बाहर आ जाएगा। दूसरा, एक व्यक्ति एक पद का जो बढ़ चढ़कर प्रसार किया गया था, उस एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले 1 साल से दता बता रहे हैं। खड़गे जी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है और इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हुए हैं। अब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ही एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, तो बाकी लोगों के संदर्भ में कैसे कोई उम्मीद कर सकते हैं। तो कांग्रेस इस प्रकार के फैसलों के क्रियान्वयन को लेकर दाएं बाएं होकर क्या उम्मीद जगाएगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र राजपूत जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, उनके लिए तो आज पसंदीदा विषय, जो कुछ भी बोलना है कांग्रेस के लिए बोलना है। तो प्रेम प्रकाश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी का विचारवान चेहरा है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है और इन दोनों के बीच में कांग्रेस में संभावनाओं को लंबे समय से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं हम सबके बेहद सम्मान्य वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी। आप तीनों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से ही करते हैं। यह कैसा बदलाव हमारा विषय है, राजपूत जी हमें समझाएंगे। यह बदलाव इस तरीके का है, यह बदलाव इस तरीके का है और यह बदलाव इस तरीके का भी है। तो राजपूत जी थोड़ा रोशनी दीजिए इस बदलाव पर, कितना उत्साहित हैं आप इस बदलाव को लेकर। देखो हिमांशु भाई जी, आप लोग मर्मज्ञ लोग हो, आप हैं, श्रवण जी हैं यहाँ पर और हमारा विरोध करने के लिए प्रेम प्रकाश जी हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम व्यवहारिकता की बात करेंगे कि चुनावी साल है और निश्चित तौर पर हम लोगों ने जितने अहद किए थे वो हम करेंगे पूरे, और हम उन अहदों को पूरा करके ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। चुनावी साल में कुछ व्यवहारिक विवशताएं होती हैं जिसकी वजह से हम 50 साल वाला वो पूरा नहीं रख पाए। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि इस पार्टी ये जो कार्य समिति है हमारी, इसमें आप महिलाओं की संख्या देखिए, आपको बढ़ी हुई संख्या मिलेगी। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, हमारे ऊपर एक आरोप लगता था कि साहब आपके यहाँ अध्यक्ष पद एक जगह पे एक पार्टी एक परिवार की जागीर है। हमने तो चुनाव करा दिए। अब भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हो, प्रेम प्रकाश जी का वरिष्ठ नेता है, तो मुझे बता दें कि भाई इनके यहाँ पिछला चुनाव कब हुआ था और आगे कब चुनाव कराएंगे अपने पार्टी अध्यक्ष का। ठीक है ना, कब कराएंगे मुझे नहीं पता इन लोगों का। हाँ, एक चीज और बता दें ये लोग, एक चीज और बता दें ये लोग कि साहब हमें इतना जरूर बता दें कि इनकी पार्टी का एक महिला अध्यक्ष कब बनेगा।
जी। इसके बाद ये भी जरूर बता दें कि एकमात्र दलित अध्यक्ष इनके यहाँ पर बना था, पार्टी का मनोनीत किया था इन लोगों ने नागपुर से, उसको 1 लाख रुपए घूस देकर के पकड़वा दिया था। ठीक है ना। जी। तो ये हमारे यहाँ तो हमने तो बताई, हमारे यहाँ व्यवहारिक दिक्कतें हैं जी कि अब ये चुनाव के साल है, चुनाव के साल के बाद निश्चित तौर पर जितने हमने वादे क्या नाम रायपुर के सम्मेलन में किए हैं वो सारे के सारे हम पूरे करेंगे। आप हमारे यहाँ पर सीडब्ल्यूसी में महिलाओं की संख्या देखिए, आपको अच्छा सुखद आश्चर्य होगा जी। एक अच्छी खासी संख्या में हम लोगों ने महिलाएं ली हैं जी। इसके बाद अगर आप ये देखेंगे कि 50 से 60 साल की उम्र के कितने लोग हैं तो आपको सुखद आश्चर्य होगा कि 50 से 60 के बीच के ही मैक्सिमम लोग जो लिए गए हैं वो सारे के सारे वो हैं। ठीक है ना। हाँ, ये बात अपनी जगह सच है कि एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उचित समय पर वो नेता विरोधी दल का वो पद भी छोड़ देंगे। चुनाव का मामला है, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग इसको हम डिले कर रहे हैं, लेकिन डिनाई नहीं कर रहे हैं। सुरेश जी, थोड़ा विस्तार देने की कोशिश कीजिएगा ना अपने आकलन को, अपने तर्कों को। क्या है, आपने बड़ी तरीके से एक आड़ ली है, वो चुनावी साल है। भाई, भारतीय राजनीति में कोई साल ऐसा बताइए ना सुरेश जी जब चुनाव नहीं होते हैं या महत्वपूर्ण चुनाव नहीं होते हैं। दूसरा, आप जितना भी कायाकल्प कर रहे थे वो चुनाव को ध्यान में रखते हुए तो कर रहे थे। भाई, एक पार्टी जो कभी 415 सीटें लोकसभा में जीती थी वो 44 पर आ गई, तो आपने समीक्षा की हम ऐसे क्यों हो गए, उसमें आपने कारण खोजे थे। उदयपुर में सारे लोग इकट्ठे होके बड़े दमखम के साथ देश को ये बताए थे कि देखो ये कमियां हमारे बीच में रही, अब हम इन सबको बदलने वाले हैं, एक नए स्वरूप में कांग्रेस देश के सम्मुख आने वाली है। तो भाई हम पूछ रहे हैं, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के संदर्भ में राहुल गांधी दहाड़े थे उदयपुर में। हम पूछ रहे हैं ऐसी क्या मजबूरी है, 135-137 साल पुराना राजनीतिक दल राज्यसभा के लिए एक नेता नहीं चुन पा रहा है। भाई, ऐसी लाचारी, ऐसी व्यवस्था। सुरेंद्र जी थोड़ा इस पे बताएंगे। 50 साल से कम वालों को 50% पद आपने विस्तार दे दिया, 39 सदस्य कर दिए। कुल 3 पूरे देश में आप खोज पाए कि इस लायक हैं जो हमारी सीडब्ल्यूसी में आ सकें। तो हम पूछना चाह रहे हैं, भाई इतना दारिद्र्य सुरेंद्र राजपूत जी आपकी पार्टी में क्यों है? चुनावी संभावनाओं पे ऐसा क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है कि अगर आप युवाओं को मौका दे देते तो आपका चुनाव का गणित बिगड़ जाता? थोड़ा समझाइए ना सुरेंद्र जी। केवल इतना कहने से तो मत आगे बढ़िए। आप जैसा सुधी प्रवक्ता हो वो केवल ये कह के बच निकले कि चुनावी साल है, करेंगे। जी सुरेंद्र जी। मैं जो 3-4 चीजें कह रहा था आपसे, कांग्रेस ने कायाकल्प करने के बाद अगर हमने वहां पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा कदम था। अगर आपको ये कदम बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें हमारी गलती नहीं, आपकी जितनी भी निर्मम मीमांसा है वो भी हमें धनात्मक ऊर्जा देंगी। आपने कहा था 50 साल से नीचे, तो कोई हमारी कोई सरकारी नौकरियां तो है नहीं कि सरकारी नौकरी में 1 जनवरी 2023 को इतने साल होने चाहिए। 50 साल के आसपास क्या आपको रणदीप सिंह सुरजेवाला जी युवा नहीं लगते हैं? आप मुझे बताइए। लेकिन वो 50 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं। श्रीमती सुप्रिया सुले आपको ऊर्जावान और क्या नाम युवा नहीं लगती है, लेकिन वो 50 साल की उम्र क्रॉस कर चुकी है। श्री पवन खेड़ा आपको, अलका लांबा आपको युवा नहीं लगता। अरे सुरेंद्र जी, आप कहां इन लोगों के नामों में पड़े हैं? हमें तो 76 साल के दिग्विजय सिंह भी चिर युवा लगते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। भाई, ये फैसला आपने अपने चिंतन शिविर और महाधिवेशन में देश के बीच में दिया था कि अब हम बदले हुए स्वरूप में आएंगे और हमारे यहां जितने भी पद हैं उनमें 50% पर 50 साल से कम आयु के लोगों को स्थान दिया जाएगा। मतलब हम एक युवा कांग्रेस तैयार करेंगे, नई ऊर्जा, नए उत्साह से लबरेज कांग्रेस तैयार करेंगे। अब हमने ये सवाल कर दिया सुरेश राजपूत जी, तो आप बार बार भाजपा की ओर ले जा रहे हैं। भाई, भाजपा 300 सीटों पर बैठी हुई है। उस 300 सीटों का मुकाबला करने के लिए आपने कुछ नुस्खे तैयार किए थे, उनमें से 2 नुस्खे आपने चर्चाओं में लाए थे, एक व्यक्ति एक पद और 50% युवाओं के लिए आरक्षित। तो इसके संदर्भ में आपसे पूछ रहे हैं, आपने हिम्मत हार ली कि भाई जो हैं उन्हीं से लड़ेंगे, नए पे भरोसा करके और जोखिम नहीं लेंगे? इतना तो सवाल है। नहीं, मैं तो आपसे जवाब दे तो रहा हूँ और सबसे बड़ी बात ये कि हम तो सवाल का जवाब आपसे देते भी हैं, ऐसी तो बात नहीं है। हमने तो आपसे बहुत स्पष्ट रूप से बगैर किसी लाग लपेट के कहा कि हमारी दो वो है, एक तो व्यावहारिकता है, दूसरा चुनावी साल है।
जी। आपको हमारे चुनावी साल की बात वैचारिक दरिद्रता नजर आती है, तो ये आपका अपना अनुभव है, आपका अपना निर्णय है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारा विचार तो उसी उदयपुर चिंतन शिविर के बाद 4000 किलोमीटर की यात्रा का नहीं था, वो हमने पूरा किया। जी। हमने अन्य चीजें जितनी पूरी की उस पर आपका कहीं कोई चर्चा नहीं है। हमने महिलाओं के प्रति जो अपना प्रतिबद्धता थी उसको हमने पूरा किया, उस पर आपकी कहीं कोई दृष्टि नहीं गई। आपकी दृष्टि सिर्फ दो चीजों पर जा रही है, एक 50 साल का से कम का, और क्या नाम दूसरा एक व्यक्ति एक पद। दोनों चीजों पर अगर हम आपको व्यवहारिकता के रूप में जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको सैद्धांतिकता का जामा ओढ़ा रहे हैं। हमने तो आपसे कहा कि हमारे यहाँ कोई सरकारी पद तो है नहीं, 1-8 साल ऊपर नीचे के लोग हैं, लेकिन उनको हम युवा मानते हैं। हमने तो आपको उदाहरण देकर के कहा कि सुरजेवाला जी को हम युवा मानते हैं, आप नहीं मानते तो आपकी समस्या है। हम क्या नाम सुप्रिया श्रीनेश जी को, पवन खेड़ा जी को युवा मानते हैं, आप नहीं मानते, आपकी समस्या है। आप सरकारीकरण की तरीके से ले जाना चाह रहे हैं, कांग्रेस सरकारी पार्टी नहीं। लेकिन हम जब ये पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी वजह से सभी लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि साहब हमारे यहाँ चुनाव नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी में आज तक कितने चुनाव हुए? भारतीय जनता पार्टी हमें तमाम महिला विरोधी होने का जब आरोप लगाती तो भारतीय जनता पार्टी में कितने महिला अध्यक्ष हुए, कुछ बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी से जिसको कहते हैं ना कि हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बड़ा है, 303 एमपी है तो जिम्मेवारी उनकी ज्यादा है, वो गैर जिम्मेवार नहीं हो सकते। अगर हम सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक सत्ता में भी है, दूसरी बड़ी पार्टी भी है, उसे तो और जिम्मेवारी से जवाब, और जिम्मेवारी तो होनी चाहिए। चलिए हम प्रेम प्रकाश जी के पास चले आएंगे, लेकिन आप बार बार चुनाव को लेकर जो बात कह रहे हैं ना, तो एक सवाल का उत्तर और दे दीजिए सुनीत भाई, इतना ही जब आप साहसिक फैसला ले रहे थे और अध्यक्ष का आपने चुनाव करके दिखा दिया, तो जो पार्टी के संचालन के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी है जिसे CWC करते हैं, उसके भी निर्वाचन का प्रावधान है, उसका चुनाव कराने से पीछे क्यों हट गए भाई? जब आपकी लोकतंत्र में इतनी ही आस्था थी तो इस पर भी एक दृष्टि मिल जाए तो प्रेम प्रकाश जी से एक साथ ही पूछ लेंगे सब कुछ। जी सुरेंद्र जी। रायपुर सम्मेलन का अगर आपने पूरा प्रस्तावना पढ़ी और रायपुर सम्मेलन आपने पढ़ा हो तो हमारे यहाँ पर सर्वसम्मति से इस बार के लिए ये प्रस्ताव पारित हुआ कि इस बार जो है हम जितने भी CWC की समिति के चुनने का अधिकार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देते हैं। तो जब सर्वसम्मति से हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन ने फैसला कर दिया तो उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी में सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है तो इस पर सवाल होना चाहिए, और देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के द्वारा अपने अधिवेशन में अगर यह फैसला ले लिया गया कि कार्य समिति का गठन जो होना है उसे मनोनीत कर दिया जाए तो इस पर सवाल नहीं होना चाहिए। पर हम प्रेम प्रकाश जी आपके पास आते हैं और आपसे जानना चाहते हैं, आपसे मुकाबला करने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन करा लिया और नए सिरे से CWC का गठन कर दिया। आपकी कुर्सी हिलने विलने तो नहीं लगी? हमें ये जानना है भाई। कांग्रेस ने नई तैयारी के साथ आने की बात कही थी, प्रेम प्रकाश जी कितने घबरा रहे हैं आप इस CWC को देखकर, कितने बेचैन हो रहे हैं इस CWC को देखकर, और कितना आशंकित हो गए हैं, क्योंकि ये जो CWC बनी है ना, सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे हैं 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर बनी है, इसलिए अब आपको इससे कितनी घबराहट है? देखिए, ये तो वैसे तो इनकी पार्टी का मामला है जी, इसमें हमें कोई बहुत नहीं, इनकी पार्टी है जैसे चलाएं, लेकिन जब जो चीजें सार्वजनिक तौर पर कही जाती है उसको लोग सुनते हैं और फिर देखते हैं जी, और जो कहते हैं वे करते नहीं हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस का हर जगह पे ये सिद्धांत रहा है जी, कि दिखाना कुछ है, करना कुछ है, रखते कुछ है, बताते कुछ हैं। तो अब इन्होंने एक चुनाव करा लिया, मल्लिकार्जुन जी खड़गे चुने गए। आप ये बोल रहे हैं कि सुरजेवाला को युवा, हम लोग तो खड़गे जी को भी युवा मानने को तैयार हैं जी। भाई। युवा की परिभाषा आप लोग समय समय पे बदलते रहते हो, कोई युवा हो ना हो ये आपकी पार्टी है, आप जाने किसको रख रहे हैं। इन्होंने एक बात कही कि हम कब महिला अध्यक्ष बनाएंगे, आप कब, तो ये तो क्या है बोलने के लिए, चुनावी मजबूरी। जी,
अब चुनावी मजबूरी में जो ये सेना ले आए हैं, जी हमें कोई ये नहीं है, हम लोग तो तैयार हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मंडल से लेकर के जिला, जिला से प्रदेश और सब जगह उसके चुनाव होते हैं, निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। अब आपके यहाँ निर्वाचन में कोई फार्म भरा, हमारे यहाँ भी निर्वाचन में फार्म भरा गया था, जगत प्रकाश जी नड्डा भी निर्वाचित अध्यक्ष हैं। तो ये सब अपने अपने संविधान और कार्यशैली से चलते पर मैं हैं। प्रेम प्रकाश जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने एक लोकतांत्रिक कार्य समिति का गठन किया? हाँ, सुरेंद्र राजपूत जी से जो सवाल कर रहे थे वो अपनी जगह, पर इस कार्य समिति पर दृष्टि डाली है। जिन शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा, वो शशि थरूर भी CWC के सदस्य बनाए गए। जिस G23 के द्वारा आवाज मुखर की गई थी परिवर्तन को लेकर, उस G23 से ताल्लुक रखने वाले मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, इन तमाम नेताओं को भी कार्य समिति में जगह दी गई है। 39 सदस्यों में तो मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा, इनको भी जगह दी गई है। क्या आपको नहीं लगता आपके यहाँ तो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है, कोई आवाज उठाए तो? आडवाणी जी के भाई आडवाणी जी और उनकी स्वेच्छा से जहाँ हैं, लेकिन कार्य समिति में जहाँ तक बात करें जी, तो कार्य समिति में हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं। अरे हमारे यहाँ तो शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश अध्यक्ष का विक्रम वर्मा जी के खिलाफ चुनाव लड़े जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे थे। कुशाभाऊ ठाकरे के प्रदेश में चुनाव हुआ, जी निर्वाचन हुआ और चुनाव हारने के बाद उन्हें राष्ट्रीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। जी तो ये तो हमारे यहाँ परंपरा रही है, हम लोग इसको नहीं मानते। जी हमारे यहाँ सर्वानुमत बनाने का प्रयास होता है और सर्वानुमत नहीं होने पे चुनाव हुए हैं। मैंने उदाहरण दिया है। नहीं नेता आपसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कांग्रेस पे आपका आरोप रहता है ये तो परिवारवादी पार्टी है, गांधी परिवार से इतर कोई हैसियत नहीं है। पर यहां पर उस गांधी परिवार के नेतृत्व को चुनौती देने की कोशिश हुई। जिस राह पर कांग्रेस थी उसमें बदलाव की आवाज उठाने वालों ने जो बुलंद की थी, उन लोगों को भी कार्य समिति में जगह दी। इस बदलाव को लेकर कोई दृष्टि दीजिए ना। गुलाम नबी आजाद के साथ क्या हुआ? तो आपके साथ में खड़े हो गए ना भाई। हमारे साथ कहाँ खड़े हुए? जो सही बोले। मैं एक दिन गुलाम नबी आजाद जी का इंटरव्यू देख रहा था जी, तो बोल रहे थे कि भाई यहाँ तो क्या है कि जो सही बोलो, तो बोले आप विरोध वाले के साथ हो जी। वो बोले कि बार बार हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब ठीक है, जो बच गए, चूंकि गुलाम नबी आजाद जी ने अपना एक पार्टी बना लिया, तो जी। ये बता ही रहे हैं कि चुनाव के कारण इन्होंने कार्य समिति बनाया है। जी तो जो लोग उन बातों को कह रहे थे जी उनको इसलिए रख लिया गया कि अभी चुनाव है, तब तक रखो, आगे क्या होगा नहीं मालूम। अब PL पुनिया जी जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे जी जिस समय कांग्रेस की पूरी बुरी स्थिति थी। जी अब छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, उनको कार्य समिति में जगह नहीं दिया गया। जी जो प्रमोद तिवारी कितने बार विधायक रहे, राज्यसभा से उनको सांसद दिया गया, नहीं दिया गया। जी। हमारा आपने किसको दिया, नहीं दिया। आप जब कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं तब बात है कि PL पुनिया जी को यहाँ से प्रभार से भी हटाया गया, जी। जो सरकार उस समय छत्तीसगढ़ ले आए, और छत्तीसगढ़ की सरकार से पूरी कांग्रेस पार्टी चली अब तक, कर्नाटक के चुनाव तक। जी। तो मुद्दा ये नहीं है कि मैंने कहा कि उनकी पार्टी है, वो जो करें। और जहाँ तक घबराने और इसकी बात है, हम लोग तो अपना काम करते चले जा रहे हैं। तो हम तो अपना काम करते चले आ रहे हैं। प्रेम प्रकाश जी का ये कहना है। मोदी जी ने सदन में कहा है, जी सॉरी, यहाँ लाल किले से कहा जी कि 2024 में भी आके झंडा फहराऊंगा। तो अब हम लोग तो 2024 की तो चिंता ही नहीं है। 2024 अच्छा, मतलब मोदी जी ने कह दिया तो चिंता ही नहीं है। खड़गे जी ने भी कहा है 2024 में झंडा तो फहराएंगे मोदी जी, पर अपने घर पे फहराएंगे। पर मुझे आना है श्रवण जी के पास, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र राजपूत जी को हस्तक्षेप कर जा रहे हो, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं। जी सुरेंद्र जी। प्रेम प्रकाश जी तो विधानसभा अध्यक्ष रहे भाई, मुझे इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने अज्ञानता भरी बातें करेंगे। प्रेम प्रकाश जी, सिर्फ सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी नहीं रही, आपने सरोजनी नायडू का नाम सुना होगा जी, पहली महिला अध्यक्ष। और ये तब महिला अध्यक्ष थी जब आपने RSS बनाई थी, और RSS में स्त्रियों की एंट्री बैन है आज भी जी। हमने 1925 में अध्यक्ष बना दी थी कांग्रेस की सरोजनी नायडू जी, और उसके बाद नीलोत्पल क्या नाम
नेली सेन गुप्ता को भी अध्यक्ष बनाया था। जी। तो ये क्या आप लोग बिना मतलब के, भाई संबित पात्रा टाइप के लोग बोले तो बोले, कम से कम आपका महिला विरोधी चेहरा है। 11 साल 10 साल हो गए आपकी सरकार को आए हुए, आज तक आप महिला आरक्षण का बिल दोबारा संसद में नहीं ला पाए, जिसमें हम खुलेआम कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे। आप महिला विरोधी इतना बड़ा चेहरा क्यों है? आरएसएस में आज तक आप महिलाओं को नहीं ला पाए, आप अपना एक महिला अध्यक्ष नहीं बना पाए, आप अपनी पार्टी को विलय कर देते हो। जनता पार्टी में सिर्फ सत्ता की लोलुपता में, लालच में डीएनए चेंज नहीं होता, उससे पहले आपकी जनसंघ होती है, उससे पहले कहीं कोई हिंदू महासभा होती है। तो आप लोग अपना तो कम से कम देख लो, हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले। लेकिन मैं वर्तमान के परिवर्तन पे ही जाऊंगा और श्रवण जी के पास आऊंगा। मैं अभी 1 मिनट, मुझे भी बोलना है जी। अगर इनको सरोजनी नायडू से चालू करना है तो एडब्ल्यू होम से चालू करना होगा जी, कि आपके तो सब अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कांग्रेस है, फिर तो आप चले जाओगे। दूसरी बात, जितनी आपने कही कि महिलाओं का आरएसएस में प्रतिबंध, इन्हें मालूम नहीं है कि महिला वाहिनी जो है वो ऑलरेडी है, दुर्गा वाहिनी बनी हुई जी। और तीसरी बात जो बार बार आप लोग बोलते हैं कि हिंदू महासभा से, हमारा हिंदू महासभा से नहीं, हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जब अध्यक्ष थे तब पंडित नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है जी, अध्यक्ष रहते हुए शामिल किया है। तो आप क्या बात करेंगे? लेकिन आपकी पार्टी है, आप जैसे चलाओ। सरोजनी नायडू, अब वहां तक आप जा रहे हो तो एडब्ल्यू ह्यूम तक जाइए कि अंग्रेजों की द्वारा बनाई गई पार्टी। आप कौन से बात कर रहे हैं? आप कौन से बात कर रहे हैं? लेकिन हम तो वर्तमान में बात कर रहे हैं। और श्रवण जी आपके पास आते हैं, लंबे समय से आप कांग्रेस से इस देश के लोकतंत्र को बचाने की उम्मीद बांधे बैठे हैं, अलग अलग चर्चाओं में मुखर रहते हैं। ये CWC आई है, कथनी और करनी में अंतर देख रहे हैं या जो कहा सो किया, इस एहसास के साथ आप उत्साह से लवरेज है इसको देखकर CWC को? आपकी दृष्टि श्रवण जी। हिमांशु जी, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं जी कि जैसा इन्होंने कहा था उदयपुर में, जैसा कहा था या आमतौर से कहते रहे हैं, वैसा नहीं हुआ है। ठीक है, जितने उम्र का जो एक बंधन था, एक व्यक्ति एक पद की जो बात थी, वो तमाम चीजें थी जी। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी तुलना नहीं करना चाहता, जी। क्योंकि कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो तानाशाह की एक पार्टी है, तानाशाही की तरफ वो जा रही है, तो उससे कोई प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात करना या अपेक्षा करना कोई मतलब नहीं है जी। तो वहाँ एक व्यक्ति ही सारे फैसले लेता है, वो तय करता है कि 75 साल का आदमी कहाँ चलेगा। गुजरात में तो चलेगा, पर बाकी जगह चलेगा कि नहीं। एक ही परिवार के 2 लोग गुजरात में चल जाएंगे, पर बाकी जगह चलेंगे कि नहीं। तो अपन उसमें नहीं जाते, क्योंकि वहां 156 लोग जिताना थे, तो सब कुछ जायज है। मैं देखिए दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि नॉमिनेटेड है, चुनाव होना थे जी। 10 महीने लगा दिए इनको, अध्यक्ष जी ने इसको भी, नॉमिनेटेड को भी घोषित करने में। जी। ये अगर ऐसे ही करना था तो 10 महीने पहले भी कर सकते थे। जी। मैं थोड़ा सा इसको एक अलग एंगल से लेना चाहता हूं, आपकी सारी बातें स्वीकार करते हुए कि किस तरह के लोग लिए हैं इन्होंने, वो मानता हूं मैं कि उम्र यंग लोग नहीं है, महिलाएं कम हैं। मतलब अगर मीनाक्षी नटराजन हैं या गोगोई हैं या और लोग हैं, तो जो यंग लोग हैं वो, अगर हम उनको यंग नहीं मानते हैं जी, तो एक अलग मुद्दा है। देखिए इस समय हिमांशु जी, आप तो बड़े योग्य एंकर हैं और आपके जिम्मे बहुत बड़े काम हैं।
ये युद्ध चल रहा है, जी जैसे यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना वहां रूस में। जी तो अगर वो कहें कि ये साले बूढ़े लोग क्यों बंदूक है इनके हाथ में, जवान क्यों कहाँ गए सारे के सारे, ये महिलाएं कैसे आ गई बूढ़ी बूढ़ी बंदूकें लेके, ये बच्चे क्यों लड़ रहे हैं, जी और ये ड्रेस तो पहन के आए ही नहीं ये सैनिक के, इनको तो यूनिफॉर्म में होना चाहिए। इस समय हिमांशु जी एक बड़ा संघर्ष चल रहा है, वो ये है कि अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों में, अगर मेरी आवाज आ रही है क्या आपको कि कट गया है? आ रही है आपकी आवाज? जी श्रवण जी, आपकी आवाज पूरी तरह से आ रही है। जो सत्तारूढ़ दल का अगर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान है और फेयर प्ले में उसका यकीन है और बराबरी से लड़ाई में यकीन है, तो बात अलग है। इस समय जो मुद्दा है बहुत अलग है, ये बैटलफील्ड में बदल दिया गया। आपका कुछ सवाल हो तो पूछिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं कि सुरेंद्र राजपूत जी ने केवल एक दलील के साथ में इस कार्य समिति को जायज ठहराने की कोशिश की है, चुनावी वर्ष है इसलिए ऐसा है। पर यह बदलाव तो इसलिए किया जा रहा था ना, ये ऐलान जो थे कांग्रेस के वो ये थे कि इन बदलाव से हम कांग्रेस के प्रति विश्वसनीयता को वापस पाएंगे। चुनावी साल में जनता भरोसा करे और जिस उपचार को खोजा गया था उस उपचार से परहेज कर लिया गया, तो भरोसा पाएंगे कैसे श्रवण जी? थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको जी कि जिस जगह से राहुल गांधी ने शुरुआत की थी, उनके नेतृत्व को जो असंतुष्टों ने चुनौती दी थी, G23, जी आप उस माहौल को ध्यान रखिए कि कहां से शुरू किया है कांग्रेस ने नए सिरे से, और ये क्यों संभव हो पाया कि पूरे के पूरी जो असहमति की आवाज है वो पूरी की पूरी खत्म हो गई आज कांग्रेस में। जी आप इसको, ये जो ट्रांजिशन है इसको थोड़ा सा समझिए कि आरोप ये था कि ये जो राहुल गांधी हैं या गांधी परिवार है ये जनता के बीच में नहीं है जी और लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये परिवारवाद है, ये घर में बैठ के लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या किया हिमांशु जी जी कि लड़ाई को सड़क पर ले आए। जी कांग्रेस को इस समय विधानसभा का चुनाव लड़ना छोड़कर, लोकसभा की तैयारी छोड़कर, आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से चलना चाहिए कि एक बॉडी को खड़ा करके 84 लोगों की, जिसमें 4 नॉमिनेटेड भी हैं, पदेन जो अध्यक्ष है, और बाकी 39 इंडक्ट भी किए हैं जी 35 उन्होंने आमंत्रित लोगों को भी रखा है। पूरा का पूरा एक कंपोजिट पिक्चर उन्होंने देश के सामने रखा है कि सबको, मतलब सिद्धू नहीं है उसमें पंजाब से, चरणजीत सिंह चन्नी है जी, मान लीजिए। आप इस तरह से चीजों को देखिए कि रमेश चन्नीथाला नहीं है उसमें जो CWC में जी पर उनके बाद जो कई लोग नए बने हैं वो हैं उसमें जी, मनीष तिवारी हैं उसमें मान लीजिए, या शशि थरूर जो खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़े थे अध्यक्ष पद का, जी चैलेंज किया था जिन्होंने खड़गे को, वो हैं। जी इसमें सचिन पायलट जो पूरे का पूरा राजस्थान में जिनके कारण कांग्रेस उथल पुथल मची थी, सचिन पायलट को लिया गया है। हम कांग्रेस से क्या उम्मीद कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। हम कांग्रेस से, आपका कहने का मतलब ये है क्या कि कांग्रेस भी भाजपा बन रही है? जी, मतलब
आपका इन्फ्रेंस ये है क्या कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रहा? आप श्रवण जी, ये मेरा कहना तो चाहते हैं? सवाल केवल इस बात को लेकर है कि जो संदेश उदयपुर और रायपुर से देश को कांग्रेस ने देने की कोशिश की थी बड़े दमखम के साथ कि हम बदल रहे हैं, नए लिबास में हम पहुंच रहे हैं अब आप लोगों के बीच में, और आप स्वयं इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि 8 महीने 10 महीने बाद अगर यही घोषित करना था तो भाई ये नाम तो आपकी जेब में पहले से पड़े हुए थे, घोषित कर देते। आपने सीडब्ल्यूसी को कितने पहले डिसॉल्व कर दिया और उसके बाद जो लेकर आए तो पुराने में से केवल और केवल 2 नाम नहीं है, आपको जानकारी में देता हूं, जो एक्चुअल सीडब्ल्यूसी है, बाद में तो विस्तारित विशेष आमंत्रित, स्थायी आमंत्रित, पर जो 39 सदस्य हैं उस 39 में से 21 सदस्य पुराने ही हैं श्रवण जी, केवल 2 लोग नहीं हैं, एक ओमान चांडी और दूसरे रघुवीर मीणा। तो ओमान चांडी तो ऊपर चले गए, एक रघुवीर मीणा को ही जगह नहीं मिली, बाकी सबके सब ला दिए गए, और चूंकि विस्तार दे दिया गया तो विस्तार में उन लोगों को जगह दे दी गई जो बदलाव के लिए आवाज उठाते थे कि भाई इतना बदलाव कर दिया कि तुम भी इसमें बैठ जाओ। मेरा आपसे सवाल इस बात को लेकर है कि क्या नए लोगों को दाखिला देने की जो बात कांग्रेस ने कही थी वो जनता के बीच में कोई माहौल नहीं बना पाती, इसलिए कांग्रेस ने परहेज किया, या कांग्रेस ने फैसला तो लिया पर क्रियान्वित करने का साहस नहीं दिखा पाए, या ऐसे लोग ही नहीं खोज पाए युवाओं में जिनका कांग्रेस में कोई दमखम हो, इसलिए अवसर नहीं दे पाए? नहीं, आपकी दोनों बातें ठीक है। ये टाइम नहीं था कि जो मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के पास लोग नहीं है जी। मैं आमतौर से देखता हूँ, मध्य प्रदेश में भी देखता हूँ, छत्तीसगढ़ में भी देखता हूँ, राजस्थान में भी देखता हूँ कि कांग्रेस में उस तरह के लोगों की कमी है जो आप कह रहे हैं सीडब्ल्यूसी में उनको होना चाहिए। मैंने शुरू में ही कह दिया कि बीजेपी से तुलना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी के बाद में मतलब कोई मतलब नहीं है कि वहाँ अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, बॉडीज कैसे बनती हैं, वो भी कोई मतलब नहीं जी। हम कांग्रेस से चूंकि उम्मीद कर रहे हैं, और आपने रायपुर को उदाहरण बताया कि रायपुर में इन्होंने ये कहा था और नहीं किया, मैं निश्चित रूप से आपसे सहमत हूं। जी। पर मेरा ये कहना है कि इस समय जो परिस्थितियां हैं देश की जी। और राजनीतिक परिदृश्य जिस तरह का है, उसमें कांग्रेस के सामने केवल 2 पॉसिबिलिटीज थी, या तो वो लड़ाई लड़ ले और जी। या फिर इस तरह का काम कर ले। तो हम जो अपेक्षा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि तुम शादी बाद में करना, पहले घर वर ठीक करवा लो, अगर तब तक तुम बचो, जिंदा बचो तो ठीक है, नहीं तो घर तो ठीक हो ही जाएगा तुम्हारा। मैं श्रवण जी ये थोड़ी ना जो- इत्तेफाकी रख रहा हूं आपकी टिप्पणी के साथ, बहुत विनम्रता के साथ, और आपसे जानना ये चाहता हूं कि ये आग्रह हमने तो किया नहीं था कांग्रेस से कि भाई आप ऐसे बदलाव के फैसले लीजिए, और देश के जो हालात हैं ये हालात पिछले 4 महीने में तो बदल नहीं गए। इन हालात के संदर्भ में तो श्रवण गर्ग जैसा सुधी पत्रकार वर्षों से बोलता हुआ आ रहा है, कांग्रेस स्वयं इसके संदर्भ में देश को आगाह करती आ रही है, और इस चुनौती से हम कैसे निपटेंगे इसके लिए फार्मूला कांग्रेस ने देश भर के नेताओं को इकट्ठा करके उदयपुर में निकाला था, उसका नाम दिया था चिंतन शिविर, और उसके 4 महीने बाद जब रायपुर में इकट्ठा हुए तो उस उदयपुर के फार्मूले को अपने महाधिवेशन में रखा और कहा अब हम इस रास्ते पे चलेंगे, और अब जब चलने का मौका आया तो पुराने रास्ते पे चलते हुए दिख रहे हैं। तो श्रवण जी इसके संदर्भ में रियायत कैसे दी जा सकती है? आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात का खंडन नहीं कर रहा, जी। बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को ने जो कहा था नहीं किया। जी। कांग्रेस इस समय जिस चीज में फंसी हुई है, जी। 83 साल के शरद पवार के साथ चलना है, जी। 77 साल 78 साल के नीतीश कुमार के साथ चलना है, लालू प्रसाद यादव के साथ गले मिलना है। आप ये बताइए कि ये जो आज की पूरी मैंने कोलिशन की पॉलिटिक्स का जो स्वरूप है, जी। कांग्रेस हिमांशु जी उस स्थिति में नहीं है जो आप कह रहे हैं। उस स्थिति में इस इलेक्शन के बाद कांग्रेस अगर एक मजबूत ताकत के रूप में उभर के आती है 2024 के बाद, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं। जी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2024
के इलेक्शन में बहुत सारे स्थापित नेता, जी ये उनका आखिरी चुनाव है। आप पाएंगे कि इस चुनाव के बाद 2024 के बाद केवल कुछ नौजवान किस्म के, नए किस्म के कांग्रेस में भी और दूसरे दलों में भी नेता बचेंगे। तो 2024 ये से इंतजार करने की बात श्रवण जी के स्वर से महसूस हो रही है। तो मैं वापस सुरेंद्र राजपूत आपके पास आना चाहता हूं। भाई हमने अपने सवाल तो साझा कर लिए, पर बतौर प्रवक्ता ये जो सीडब्ल्यूसी लंबे अंतराल के बाद आपकी पार्टी ने घोषित की है, इससे क्या उत्साह आपके पार्टीजनों के बीच में जा रहा है? थोड़ा इस पे आपके माध्यम से रोशनी मिले। हमने तो सवाल खड़े कर दिए, पर सुरेंद्र राजपूत जी के पास तो कुछ तर्क होंगे ये बताने के लिए कि देखो हमने इससे ये संदेश अपने कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को दिया। थोड़ा रोशनी देंगे सुरेंद्र जी। देखिए, कोई भी पार्टी होती है अपने संगठन से चलती है, और संगठन की एक नियमावली है। सारे के सारे एक सीडब्ल्यूसी है हमारी, इसमें विकेंद्रीकृत करके हमने उसको थोड़ा सा विस्तारित करके पूरे देश में एक ये आवाज देने की कोशिश की है कि हमारी पार्टी में महिलाओं की अच्छी स्थिति है, हमारी पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी अच्छी स्थिति है, जो लोग और जिन लोगों को इसमें जगह नहीं मिली उनको और संगठनों में जगह स्थापित किया जाएगा, अन्य जगहों पे उनको जिम्मेवारी दी जाएगी, ये कहने की कोशिश की। और जिस तरीके से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की थी राहुल गांधी जी ने पैदल, और अब एक जो यात्रा दूसरी हम प्लान कर रहे हैं पोरबंदर से लेकर अरुणाचल तक की, उसके लिए और आने वाले चुनाव के लिए मैं आपसे बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि इसके लिए जो गियर अप किया है और इस कमेटी के आने के बाद उत्साह की स्थिति है। और आते ही अगर आप देखें, इस कमेटी ने सबसे पहला काम जो किया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष को बदला है जी। और मुझे नहीं लगता, मैं आपको बताऊं कि पिछले 3-4 सालों में जिस प्रकार से श्री अजय राय जी का स्वागत हुआ है उनके गृह जनपद में बनारस में, और 24 तारीख को लखनऊ आ रहे हैं, तो आप वो अतुलनीय था। मैं खुद देख करके विस्मृत था, मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत समय बाद। तो ये कहीं ना कहीं जो बॉडी का एक वो है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हर तरीके के लोग, हर वर्ग के लोग, हर पंथ के लोग, हर मजहब के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हम आने वाले चुनाव की तैयारी में हैं। और ये बात अपने आप में सच है कि हाँ, हमने कहा था, मैं फिर से कहता हूँ, ये सरकारी नौकरियों के आरक्षण की बात नहीं थी कि 1 जनवरी 2023 को इतनी साल की उम्र होनी चाहिए। अगर कोई आदमी 54 साल 55 साल का है तो वो भी हमारे लिए युवा है, और हम उसी तरीके से इसको लेकर के, जो अगर कहीं कोई कमी भी रही है, आपके मीमांसाएं अपनी जगह पर है, आप लोग बिल्कुल बुक टू रूल के हिसाब से चल रहे हैं। और बुक टू रूल के हिसाब से तो हमने कई लोगों को देखा कि भाई 1-1 साल हो गया जो अपने चैनल को क्षेत्रीय जगह से वो राष्ट्रीय उस पर लाना चाहते थे, लेकिन आज तक नहीं ऑफिस चेंज कर पाए, मजबूरी कुछ रही होगी। तो ये जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं हिमांशु जी, कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी में निर्णय जो लिए जाते हैं समय काल परिस्थितियों के अनुसार लिए जाते हैं, और उस हिसाब से जो निर्णय लिया गया है वर्तमान समय के हिसाब से हम लोगों ने तो बेस्ट निर्णय लिया है। अब आज रमन सिंह को ही देख लीजिए, अभी जैसे प्रेम प्रकाश जी को महिला अध्यक्षों की बात नहीं थी, और जैसे ही महिला अध्यक्षों की बात आई तो ये लोग परेशान एओ ह्यूम पे आ गए। एओ ह्यूम नहीं थे प्रेम प्रकाश जी, एनी बेसेंट भी, वो मैंने जानबूझ करके नाम नहीं लिया आपसे। तो थोड़ा सा इतिहास में जब आप जाइए, हमारे इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। हमारा इतिहास संघ का इतिहास नहीं है जी। लेकिन आप लोग जो बात करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के थे, तो क्या आप ये नकारना चाहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ में नहीं थे जी? आप ये नकारना चाहते हैं दीनदयाल जी जनसंघ में नहीं थे? आप ये बताना चाहते हैं कि जनसंघ का विलय जनता पार्टी में सत्ता की लालच में नहीं हुआ था, सत्ता की लोलुपता में नहीं हुआ था, अपना डीएनए चेंज करने के लिए नहीं हुआ था, और जब आपको वहां मलाई काटने को ज्यादा नहीं मिली तो आपने फिर भारतीय जनता पार्टी बना ली जी? भाई हमने तो ऐसा नहीं किया ना, हमने तो ऐसा नहीं किया सुरेंद्र राजपूत जी। पर आपसे जानना ये चाहता हूं मैं एक बार फिर से कि जो ये सूची के संदर्भ बोल रहे महिलाओं की बड़ी भागीदारी है, ये 39 सदस्य घोषित है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पदाधिकारियों में, जिस भाजपा को लेकर आप बार बार सवाल उठा रहे हैं, महिलाओं को 30% पद आरक्षित किए हुए हैं। आपने थोड़ी दृष्टि डाली, थोड़ा बताइए ना, कितनी महिलाओं को आप 39 में से इसमें जगह दे पाए? एक सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, परिवारवाद का आरोप है। गांधी परिवार के 3 सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं।
तीनों के तीनों CWC के मेंबर हैं। परिवारवाद हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है भाजपा। उस हथियार को धारदार बनाने के लिए कांग्रेस इतनी प्रयत्नशील क्यों रहती है? मैं फिर से बात बताता हूँ, जो परिवार वाले लोग होते हैं ना हिमांशु जी, वही परिवार का महत्व जानते हैं और हमें गर्व है अपने परिवार पर। इस नेहरू गांधी परिवार ने सर 43 साल जेल काटी है आजादी के लिए। और मैं आपको बताऊं 1989 के बाद आज तक नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो किसी भी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहा, किसी कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर नहीं रहा। आपको और इन लोगों ने तो हमें संसद से भी निकालने की जुगत कर ली थी। दिल्ली का बंगला भी खाली करा लिया था, इनके पास अपना मकान कोई नहीं था, उसके बाद उन्हें किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा। तो आप इस परिवार को लेकर के, जिसका आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक कांग्रेस के सीमेंटिंग फोर्स जो परिवार रहा हो, उसके 3 सदस्य नहीं 30 सदस्य भी अगर CWC में होंगे तो भी हमारी कृतज्ञता उनके प्रति होगी। हम आपको बहुत जिम्मेवारी से कहते हैं, ये मैं क्या नाम चाटुकारिता की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उन लोगों ने ये इज्जत अर्न की है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही परिवार तो है, वो नागपुर परिवार है। जो लोग शादी करते हैं उनके बच्चे तो हैं। आप छत्तीसगढ़ में हैं, रमन सिंह का बेटा सांसद क्या नाम है था या नहीं, मुझे जरा बता दीजिए। राजनाथ सिंह का बेटा सांसद MLA है या नहीं, अनुराग ठाकुर के पिताजी CM थे या नहीं थे, वसुंधरा का बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया ये लोग भाजपा में हैं या नहीं है, ये भी मुझे बता दीजिए। और इसके अलावा जो इनके साथी जितने परिवार हैं, साथी बारातियों के, चाहे वो क्या नाम रामविलास पासवान की पार्टी को ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को ले लीजिए, संजय निषाद की पार्टी को ले लीजिए, या आप क्या नाम इनके शंकरलाल मांझी की पार्टी को ले लीजिए, जब तक अकाली दल इनके साथ था उनकी पार्टी को ले लीजिए, अजीत पवार की पार्टी को ले लीजिए, शिंदे की पार्टी को ले लीजिए। किस पार्टी की मैं बात करूं जिसमें परिवारवाद या भ्रष्टाचार नहीं है? जिनके पास जो शादीशुदा है वो परिवारवादी है, और जिन्होंने शादी नहीं किया मतलब आगे चीजें कर दी, आप समझ सकते हैं, उनको परिवार से लेना देना क्या है? वही परिवार का हिंदुस्तान में विरोध कर सकते हैं जिनके पास अपने लड़के बच्चे नहीं। निपुते जो लोग हैं, निर्वंशे जो लोग हैं, वो परिवारवादी भाई, तो जिनके पास परिवार नहीं, वो परिवार के महत्व को क्या जाने, ये सुरेंद्र राजपूत जी का तर्क है। पर मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए आगे बढ़ता हूं और प्रेम प्रकाश जी आपसे जानना चाहता हूं, आप बार बार ये तर्क पिछले चरण में दे रहे थे, अब इनकी पार्टी का मामला है, हम क्या बोले, पर आप लोग तो करते ही आए हैं। आप अपनी पार्टी से ज्यादा ध्यान इस बात में देते हैं कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। भाई सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, शशि थरूर को सोनिया गांधी ने डांट लगा दी, प्रधानमंत्री जी उस पर भी टिप्पणी दे देते हैं। तो आप ये तो ना समझाएं हमें कि भाई इनकी पार्टी का मामला है, हम क्या बोलें। समझना आपसे ये है सीधे तौर पर कि एक लंबी प्रतीक्षा के बाद कांग्रेस की कार्य समिति का गठन हुआ है। इस गठन को सर्वस्पर्शी बताया जा रहा है, सब वर्गों का प्रतिनिधित्व, हर आयु वर्ग के लोगों को महत्व, और उसके साथ में एक संतुलित कार्य समिति देने की कोशिश, इस रूप में कांग्रेस इसे निरूपित कर रही है। क्या कहते हैं आप? आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन जो सुरेंद्र सिंह जी बोल रहे थे कि जनसंघ को हमने विलय किया था जनता पार्टी में जी, वो उस समय किया था जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था जी, और देश में ये जरूरत था। और हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि देश पहले, पार्टी बाद में, और फिर व्यक्ति। जी, आपके यहाँ उल्टा है, व्यक्ति पहले, फिर पार्टी, और फिर जो है देश। देश तीसरे नंबर पर है जी। परिवार और परिवारवाद को पहले समझना होगा सुरेंद्र सिंह जी। परिवारवाद वो है जो पार्टियों की परंपरा को और पूरा चलाता है। ये नहीं कि किसी का बेटा MP हो गया, MLA हो गया, अगर उसमें क्षमता होगी तो होगा। वो ये नहीं है कि लिखा हुआ है जी कि ये इस परिवार का है इसलिए है। तो ये बातें दिखती है और जनता समझ रही है कि परिवार क्या है और परिवारवाद है जी। अब रही बात कि इन्होंने, और जहाँ तक श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की बात है, तो हमारे जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने ही बनाया। लेकिन आप लोग जो बार बार हिंदू महासभा से जुड़ते हो, तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहते हुए नेहरू जी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में रखा और मंत्री पद को उन्होंने छोड़ करके आए और तब उन्होंने बनाया था राष्ट्रवादी विचारधारा का। तो ये इतिहास तो बहुत सारा है। और एनी बेसेंट तो महिला थी, लेकिन आपकी पार्टी का जो आधारशिला, जिस कांग्रेस की आज़ादी की लड़ाई की आप बात करते हो, वो कांग्रेस तो अंग्रेज नहीं बनाया, ये ह्यूम नहीं बनाया था,
वो एनी बिसेंट बीच में बाद में आई है। तो ऐसे इसलिए बहुत आगे मत जाएं। इस कार्य समिति की जहाँ तक बात है, देखिए श्रवण गर्ग जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे स्वीकार कर लिया कि उनका भाजपा से तो खैर जो है उनका अपना अलग है, कि कांग्रेस में भाई ये जो बनाए हैं लड़ाई के लगाए हैं, पहली मजबूरी है कि ले दे के बच जाएंगे तो कल घर बचा ले जी। तब घर का रंगन पोतन करेंगे। तो अभी तो जो जैसे युद्ध उन्होंने भी स्वीकारा चुनावी युद्ध है, तो जो लोग हैं उनको बटोर बटोर के बना करके एक तो रख दिया गया। 10 महीना भले लगे, सामान्य तौर पे तो 9 महीने में सब कुछ हो जाता है, 10 महीना लग गया, लेकिन ये उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन ये माना जा रहा है कि मजबूरी के कारण, और जो बोलते हैं वो करते नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। यूपी में इन्होंने पर मैं श्रवण जी के पास जाऊं उससे पहले प्रेम प्रकाश जी आपसे एक बात करना चाहता हूं। यूपी में उन्होंने कहा था कि 50% महिलाओं को टिकट देंगे, यूपी में दे दिया, बाकी जगह क्यों नहीं? तो ये इनका पुराना काम है, कहना कुछ, करना कुछ, दिखाना कुछ, बेचना कुछ, रखना कुछ। तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं पड़ना है, जनता उसका फैसला करती आ रही है और आगे भी करेगी। पर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है प्रेम प्रकाश जी, फिर मैं आखिरी बातचीत के लिए श्रवण जी के पास रुक करूंगा कि कांग्रेस के असंतोष के स्वर को खत्म कर दिया इस कार्य समिति के गठन के साथ। जो लोग बदलाव की मांग करते थे वो सब मुख्य धारा में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। आपकी बड़ी दिलचस्पी रहती है, आप बोलते जरूर हैं यहाँ पर बैठकर, कांग्रेस से हमें क्या लेना देना, उनका अंदरूनी मामला है। पर हर अंदरूनी मामले को अपने हित के अनुरूप इस्तेमाल करने के लिए आप बड़ा इंतजार करते हैं। कैसे याद कर रहे थे ना आप गुलाम नबी आजाद को, उनके बयान आपको बड़े मुफीद लग रहे थे। कभी कभी मनीष तिवारी, कभी आनंद शर्मा, कभी शशि थरूर, कभी मुकुल वासनिक, इनके बयान भी आपको बड़ी ऊर्जा देते थे। ये सब एक सुर में आ गए हैं। अभी समिति बनी है, अभी सुर देखिए कहाँ कहाँ से क्या निकलेगा वो तो बाद में पता लगेगा, हमें उनसे ये नहीं है। और जहाँ तक बहुत सारा सुरेंद्र जी बोल रहे थे, देखिए कांग्रेस की कार्य समिति ले दे के बनी है और चुनावी दृष्टि से बनी है। अच्छा है, चुनाव तो कांग्रेस से, हम लोग भी चाहते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय दल है और चुनाव कांग्रेस से हो, और आने वाले समय में राहुल गांधी जी उनके नेता, हमारे नेता मोदी जी, तो दोनों में फैसला हो जाएगा। तो राहुल गांधी और मोदी के बीच में फैसला हो जाए, प्रेम प्रकाश जी इस इच्छा के साथ है। मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर श्रवण जी आपके पास रुक कर रहा हूं। अब आपसे समझना केवल इतना चाहता हूं कि इस कार्य समिति के गठन से देश को क्या संदेश कांग्रेस दे पाई। आपने कोई तो संदेश लिया होगा ना, जो आपने लिया वो देश तक पहुंचे आपके माध्यम से। थोड़ा इस पर रोशनी आपसे मिल जाए। देखिए, मैं प्रेम प्रकाश जी ने चूंकि मेरा नाम भी लिया, इसलिए गडकरी जी को, इस समय गडकरी जी सबसे ज्यादा चर्चा में जी, जो डिबेट्स में हैं, कि उनको किस तरह से किनारे लगाया जा रहा है। सीएजी की रिपोर्ट क्यों आई है, उनका ही डिपार्टमेंट क्यों है, द्वारका एक्सप्रेसवे को क्यों। देश में इस बात पर कभी चर्चा नहीं की कि गडकरी जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से क्यों हटाया गया। जी, नड्डा जी ने जो अपनी टीम बनाई उसमें किसको रखा, किसको हटाया, शुभेंदु अधिकारी के साथ क्या किया अभी नई टीम में, पूरी की पूरी बंगाल में जो हुआ, ये बहस का विषय नहीं है। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि मैं अगर इस डिबेट में चला जाऊं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, जी, तो ये होगा कि मैं कांग्रेस को डिफेंड कर रहा हूं या कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूं। जी। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि इस समय जो लड़ाई होने वाली है वो केवल दो व्यक्तियों के बीच में हो रही है, और वो उसमें एक व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी, जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले तक, सितंबर 2022 के पहले कांग्रेस में भी हाशिए पर था और बीजेपी के लिए भी हाशिए पर था। उस आदमी ने पूरे के पूरे विपक्ष के और कांग्रेस और बीजेपी के पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया है। जी, अगर आप लोकसभा के में भाषण को देखें प्रधानमंत्री जी के, जी, और लाल किले के भाषण को देखें,
पूरे फोकस में उनके पूरे के पूरे तनाव का जो एक कारण है वो एक आदमी है। जी ये जो हम लोग बहस जो कर रहे हैं वो ठीक है, अच्छा करना चाहिए सीडब्ल्यूसी के बारे में। जी आपने कहा ना कि मेरे कहने से देश को क्या ज्ञान मिलेगा, देश को कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं देश को कोई ज्ञान देना ही नहीं चाहता, मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध विराम कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़े युद्ध का विस्फोट होने वाला है। कांग्रेस का ये युद्ध विराम है, वो आप ये उठाइए कि खड़गे जी को इतनी बड़ी उम्र के थे, उनको क्यों बनाया गया, वहां से शुरू होगा कि 83 के आदमी को क्यों बनाया गया। राज्यसभा में तो हैं वो विपक्ष के नेता। हम इस कहानी को बहुत खींच सकते हैं जी एक एक आदमी के नाम पर, इसको खींचना नहीं। इसका समप ये है, ये लड़ाई जो है इस समय दो व्यक्तित्वों के बीच में है और वो काफी क्रूशियल है। उसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी की टीम जो है वो मोदी जी के अनुशासन में, मोदी जी के डंडे के नीचे दबी हुई है पूरी की पूरी। जी और ये जो टीम थी जो डेमोक्रेटिक है और उसमें जो असंतोष था कि भाई ये परिवार ये चुनाव नहीं करवा रहे हैं, ये सीडब्ल्यूसी के चुनाव नहीं करवा रहे हैं, ये मैदान में नहीं, वो पूरा का पूरा मामला राहुल गांधी ने शांत कर दिया है। मैं बार बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जी 2024 में अगर कांग्रेस का सफाया हो गया, जी आप पाएंगे कि कांग्रेस वहीं लौट जाएगी जहां सितंबर के पहले थी। आप चिंता मत करिए जी क्योंकि, और अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो इंडिया नाम का कोलिशन है ये अगर कुछ कर सकता है, इसका परिणाम ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र आ जाएगा। मतलब अपन 2024 के बाद जब मिलेंगे पांडे जी से, जी तब आप, अभी तो वो मूंछों के साथ मिल रहे हैं, पिछली डिबेट में मूंछें नहीं थी उनकी। जी आप मिलेंगे तो उनके बाल काले मिलेंगे आप। जी तो वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं जी भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की। जी तो इसलिए हमको हमको हम तो बड़े आशावान हैं। तो आशाओं के साथ श्रवण जी हैं, लेकिन बातचीत का निचोड़ जो दिया है श्रवण जी ने, जी मतलब श्रवण जी ने ये कहा कि कांग्रेस का पुनरुत्थान होने के लिए जरूरी है कि 24 में कांग्रेस पूरी तरह से आउट हो जाए चुनाव में, नहीं तभी बिल्कुल- होगा। ना 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 ना, श्रवण जी ने ऐसा नहीं कहा है। श्रवण जी ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि राहुल गांधी ने बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस के भीतर की अंदरूनी संघर्ष पर रोक लगा ली है। ये जो एक मिनट, जो ये सीडब्ल्यूसी का गठन है वो कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर का जो अंतर्विरोध था उसको तात्कालिक रूप से रोक दिया गया है। और अगर यह नुस्खा 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई सकारात्मक परिणाम दे पाया तो कांग्रेस ने जो संकल्प उदयपुर और रायपुर के संदर्भ में दोहराए हैं उन पे पार्टी आगे बढ़ जाएगी। अन्यथा कांग्रेस वापस उसी स्थिति में आ जाएगी जिस पे सितंबर से पहले थी। पर अगर ये बदलाव, सीडब्ल्यूसी का ये गठन भाजपा को शिकस्त देने में कामयाब रहा तो श्रवण गर्ग जी को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक लोकतांत्रिक पार्टी में तब्दील हो जाएगी जिसको वो अभी लोकतांत्रिक नहीं देख पाते हैं। तो इस दृष्टि से सीडब्ल्यूसी तो बड़ी महत्वपूर्ण घटना हो गई। तो सुरेंद्र राजपूत जी, आपने एक युगांतरकारी घटना को संभावनाओं के रूप में पैदा कर दिया है सीडब्ल्यूसी के गठन के साथ। क्या ये वाकई युगांतरकारी घटना बन पाएगी? इसके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव का हम इंतजार कर लेंगे। अभी तो आपको शुभकामनाएं दे देते हैं और आपके प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं तीनों मेहमानों के प्रति जो इस चर्चा का हिस्सा बने। फिर मिलेंगे कल नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सदा प्रणाम।